और इसी के साथ जीत के उत्साह में बीजेपी एक और सरकार बनाने का प्लान तैयार करने में जुटी है। वहीं मोदी की जीत के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि दिलचस्प है, नतीजे अभी नहीं आए हैं। सूत्रों के मुताबिक नतीजों के बाद यानी परसों 17 तारीख को मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में मोदी के कई कार्यक्रम अभी से ही प्रस्तावित हैं और इन सबके बीच राजनाथ सिंह के घर बैठकों का दौर लगातार जारी है। अमित शाह अभी पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं अमित शाह। अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके पहले नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई है। तो सरकार के तमाम जो बड़े रणनीतिकार होंगे अगली सरकार में, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, किस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन जारी है, वो तस्वीर भी अब सामने आ रही है। सरकार गठन की भी तैयारी हो रही होगी। इसके अलावा तमाम और जो सरकार की रणनीतियां होंगी उसको लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो चुका होगा। कई जो असंतुष्ट हो सकते हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की शुरुआत हो चुकी होगी। और इस बीच अहम खबर यही है, राजनाथ सिंह के घर अमित शाह पहुंचे हैं। इन सबके बीच एक और अहम जानकारी आपको दे दें, करीब 4:30 बजे नरेंद्र मोदी 17 तारीख को वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले डीएम दफ्तर जाकर अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेंगे। हालांकि अभी जीते नहीं है, नतीजा आने बाकी है, लेकिन खबरें आ रही हैं। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, ये जो राजनाथ सिंह और अमित शाह की मुलाकात हुई है, ये किस मुतालिक? देखिए, अभी अखिलेश यहाँ पे बैठक चल रही थी। यहाँ पे तमाम जो संघ के नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, रामलाल पहुंचे हुए हैं, सुरेश सोनी पहुंचे हुए हैं, बी सतीश है, सौदान सिंह, ये तमाम लोगों के साथ अभी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की बैठक चल ही रही थी। इसी दरमियान अमित शाह जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर पूरा खाका तैयार यहाँ पे हो रहा है। आपको पता है कि सुरेश सोनी जो है वो एक सेतु का काम कर रहे हैं पार्टी में और संघ के बीच में, तो लगातार अध्यक्ष के घर पे बैठे हुए हैं और पिछले आपको बता दो 1.5 घंटे से बैठक का सिलसिला जारी है। अमित शाह पहुंचे, जाहिर तौर पर कल जो कुछ भी डिस्कशन अहमदाबाद में हुआ, गांधीनगर में, और उसके बाद किस तरीके से आगे चलना है इस बात को लेकर, तो तमाम जो आने वाले सरकार का जो खाका है उसको लेकर संघ के साथ पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह की अब यहाँ पे बैठक चल रही है। अब इससे एक सवाल खड़ा होता है, मनीष मैं आपके पास आऊंगा, बने रहेगा हमारे साथ, लेकिन उर्मिलेश जी आपसे कमेंट में लेना चाहूंगा। आरएसएस की सीधी दखल अंदाजी यहां तो नजर आ रही है। क्या इससे पहले इस तरह से खुलकर कभी आरएसएस आया था? नहीं, आरएसएस हमेशा बीजेपी के मामलों में हमेशा उसका एक रहा है, एक खास उसकी उस तौर तरीका रहा है काम करने का। और देखिए, जिस तरह मौजूदा सरकार के बारे में कहा जाता है कि हर कुछ 10 जनपद से होता था, कितना होता था, कितना ही होता था, उसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विश्लेषण है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, केशव कुंज, झंडेवालान या नागपुर का एक बड़ा रोल एनडीए की सरकार में पहले भी रहा है, बाद में भी रहा है, क्योंकि वाजपेयी जी एक काफी वरिष्ठ नेता थे, क्योंकि संघ के कई नेता उनसे जूनियर थे उस वक्त के, तो एक उनका दबदबा जरूर होता था। लेकिन अल्टीमेटली आप जानते हैं आरएसएस की चलती थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाजपा के सबसे ताकतवर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जब आरएसएस ने चाहा, उनकी हैसियत दिखा दी कि भैया तुम बहुत बड़े राजनेता हो, तुम्हारी बड़ी स्वीकार्यता है देश में, इसके बावजूद तुम आरएसएस के हो और आरएसएस के एक कैडर रहे हो, स्वयंसेवक रहे हो, आरएसएस की हर बात तुमको माननी पड़ेगी। और जैसे ही वो पाकिस्तान से लौटे थे, आपको याद होगा, मैं जिन्ना वाले प्रकरण का उदाहरण दे रहा हूं, उनकी हैसियत पार्टी में गिर गई। तो आज भी मेरा मानना है कि आरएसएस की इस सरकार के फॉर्मेशन में इसके लेकिन वैसे में एक सवाल खड़ा हो जाएगा, भूमिका रहेगी। नरेंद्र मोदी ने जितने भी भाषण दिए, करीब हर भाषण में ये जिक्र वो करते थे कि पिछली सरकार में 2 पावर सेंटर रहे। तो यहां भी तो वही तस्वीर नजर आ रही है ना, 10 जनपद की जगह झंडेवाला। नहीं, ऐसा है कि जो आप दखल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक ध्वनि निकलती है कि जिस पर जहां दखल दिया जा रहा है वो उसको पसंद नहीं करता। यहां ऐसा नहीं है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं चाहती है और आरएसएस दखल दे रहा है। दोनों की जो पहले बात मैंने कही थी सुबह, वही फिर कह रहा हूं कि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। दोनों को एक दूसरे से फायदा है, दोनों को एक दूसरे से ताकत मिलती है। बीजेपी सत्ता में आती है तो उससे संघ की ताकत बढ़ती है, बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो उसका जनाधार बढ़ाने में संघ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, न ऐसा है कि ये आखिरी बार होगा। संघ और भाजपा के रिश्ते जिस दिन जनसंघ बना उस दिन से है। वो जनसंघ की राजनीतिक शाखा है
पहले जनसंघ, अरे आरएसएस की राजनीतिक शाखा है, पहले जनसंघ के नाम से था, अब बीजेपी के नाम से जी। है। तो इस रिश्ते में मतलब कोई ऐसा है कि अचानक बन गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जहां तक दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री पद की ताकत बहुत बड़ी होती है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय संघ ने देख लिया है। तो जो उस कुर्सी पर बैठेगा वो संघ के कहने पर चलेगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं। ठीक है सर, दोनों की राय मिल जाए और वो काम हो, वो अलग बात है। मैं कुर्बान अली जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले दर्शकों को जरा लिए चलते हैं जहां पर ये बैठक चल रही है। हमारे साथ मनीष कुमार, हमारे संवाददाता वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, कौन कौन से बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं और आरएसएस की तरफ से कौन कौन है वहां पर? देखिए, बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पे बैठक चल रही है, तो खुद अध्यक्ष यहाँ पे, अमित शाह थोड़ी देर पहले अखिलेश यहाँ पे पहुंचे, रामलाल जो संगठन मंत्री हैं, इसके बाद सुरेश सोनी, बी सतीश हैं, और इसके सौदान सिंह हैं जो कि संघ से हैं। और लगातार इस बात को लेकर एक अहम मुद्दा यहाँ पे अखिलेश ये है कि किस तरीके से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी है, उनको किस तरीके से नए सरकार में किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए, वो भी प्रतिष्ठित पद पर। तो ये तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि संघ अब आप मान के चलिए कि अखिलेश आज से लेकर कल तक, और जब तक सरकार का गठन नहीं होता, तो संघ के तमाम जो बड़े आला यहाँ पे नेता है वो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि संघ संचालक मोहन भागवत भी पहुंचेंगे आज देर रात या कल सुबह तक, वो भी यहाँ पे कैंप करेंगे और पूरा सरकार की गठन की प्रक्रिया को वो देखेंगे और लोगों से संपर्क में रहेंगे। उसमें सबसे प्रमुख होगा कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको किस तरीके से सम्मानजनक स्थिति दी जाए और उनको अच्छे पद पर पहुंचाया जाए, और जो भी रोष है अगर जो दिख रहा पार्टी में उसको खत्म किया जाए और स्मूथली जो है सरकार का गठन हो। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए संघ के तमाम आला नेता जो है वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, और यहाँ पे फिलहाल अभी बैठक चल रही है अध्यक्ष राजनाथ सिंह के। मैं आता हूं मनीष आपके पास दोबारा, लेकिन कुर्बान अली जी, ये तो संकेत बहुत साफ है जो बीजेपी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, जिसने लगातार इस बात को लेकर यूपीए सरकार पर हमला किया कि वहां पर सत्ता के 2 केंद्र है, 2 पावर सेंटर है। तस्वीर यहां भी कुछ वैसे ही नजर आएगी। अगर अगली सरकार मोदी की बन भी जाती है तो लगता है कि कहीं रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में न रहे। इसमें कोई गलतफहमी में नहीं रहने की बात है, ये पूरा देश जानता है। प्रदीप जी ने भी बताया कि वो आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग है और चोली दामन का साथ है। अब ये जरूर हो जाता है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ऐसा नहीं था कि वो हर चीज के लिए डिक्टेशन ले, लेकिन एक और चीज जो इस बार के चुनाव में एक मार्क डिफरेंस है वो ये कि जब नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवा दिया जी, उसके बाद जो बेंगलोर में इनकी कार्यकारी मंडल की बैठक हुई, उसमें पहली बार बीजेपी आरएसएस ने कहा कि हम वैसे तो हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन इस बार हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और उसके लिए उन्होंने बूथ लेवल तक की स्ट्रेटेजी बनाई है। तो इस बार इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि संघ की कोई भूमिका नहीं है। जाहिर है कि अब वो अपनी मेहनत का फल, वो अगर सरकार बनने लायक बहुमत मिलता है बीजेपी को, एनडीए को, तो उसकी वो फसल काटना चाहेगा आरएसएस, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो नीति रीति सिद्धांत है वो अक्षरश लागू हो। लेकिन इसमें मैं कंट्राडिक्शन अभी ये देखता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा चुनाव प्रचार जिस मेथोडोलॉजी के साथ किया है, जिस पैसे से किया है, वो कॉर्पोरेट का बनाया हुआ है। तो क्या कॉर्पोरेट हावी रहेगा नई सरकार पर या आरएसएस हावी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये आप एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हो उर्मिला जी, वाकई आर्थिक नीतियां थोड़ी अलग तो हैं अगर सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बात नहीं। देखिए इसको समझने की बात है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी सियासी शख्सियत कारपोरेट और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों के मिले जुले रसायन से जिनकी राजनीतिक शख्सियत बनी है, और ये एक ऐसा रसायन है, ऐसी स्थिति है जो पहले के राजनेताओं में शायद इतनी नहीं थी। वाजपेयी जी का या आडवाणी जी का भी कारपोरेट से बहुत गहरा संबंध था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी देश की सियासत में शीर्ष पदों पर जाता है उसका इस देश के कारपोरेट से रिश्ता बनता है। इसमें यहां तक कि समाजवादी जो धारा के लोग हैं उनका भी बनता है, और जो लोग अभी राज्यों में सरकार चला रहे हैं, कुछ समाजवादी विचारधारा के भूतपूर्व लोग, उनका भी बना हुआ है, सभी जानते हैं दुनिया के लोग। लेकिन अभी कारपोरेट का जो रिश्ता मोदी जी के साथ है वो शायद बीजेपी के जनसंघ के कई नेताओं का इतना घनिष्ठ नहीं रहा है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक अनोखी परिघटना भारत की राजनीति में हो रही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और कारपोरेट दोनों के मिले जुले रसायन से बनी एक शख्सियत
देश की बागडोर संभालेगी अगर कल सुबह नतीजे बीजेपी या एनडीए के पक्ष में जाते ये जो हैं। केमिकल इक्वेशन सर आप बता रहे हैं, इसका फायदा होगा कि नुकसान, इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि नागालैंड के सीएम ने बाकायदा एक चिट्ठी राजनाथ सिंह को भेजी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार अगर बनती है तो समर्थन की बात कही है। ये बिल्कुल क्लियर था चुनाव के समय भी, जी। क्योंकि देखिए वो मुख्यमंत्री हैं और संसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये दिलचस्प घटना है। जी। एक ऐसे व्यक्ति जो संसद का चुनाव, एक ही सीट है नागालैंड में, जी। और उनकी इच्छा यह है कि वो अपनी बागडोर किसी और को सौंप देंगे अपनी पार्टी की, और वो नागालैंड में एनएससीएम आईएम के साथ जो संभावित जो समझौता होने वाला है उसके तहत वो केंद्र से निगोशिएट करेंगे, केंद्र में अच्छी स्थिति पाएंगे। जिसकी भी सरकार बने, यूपीए की सरकार बनती तो भी वो यही काम करते, कुनबा तो बढ़ गया ना सर, लेकिन उसको सपोर्ट करते। इंडिया कुनबा बढ़ गया। जी हाँ, इसलिए वो निगोशिएशन जो उनका है वो नागालैंड सेंट्रिक है, और वो एक बड़ी परिघटना वहां होने वाली है अगले कुछ वर्षों, अगले कुछ महीनों। और एक बार फिर से वापस लौटते हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की हम बात कर रहे थे, सवाल यह भी कि आखिर सरकार अब चलेगी कहां से अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो। प्रदीप सिंह जी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की शख्सियत है, जो उनके काम करने का तरीका है, क्या आपको लगता है कि आरएसएस के दबाव में वो आएंगे आगे? भाई पहले तो आप तय कर लीजिए कि आरएसएस के दबाव में काम करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, हम फिर वही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल कृष्ण आडवाणी, कोई भी जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेगा वो अपनी तरह से चलना चाहेगा और चलाएगा। एक बात समझिए कि राजनीति में दखल जरूर है आरएसएस का, लेकिन आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है। तो राजनीतिक दल की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो जिस तरह के समझौते उसे करने पड़ते हैं, वो वैसी कोई मजबूरी गैर राजनीतिक दल के सामने नहीं होती है। सबको साथ लेकर चलना है, सब वर्गों का ध्यान देना है। ये इसकी उपेक्षा एक गैर राजनीतिक संगठन कर सकता है, राजनीतिक दल नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो बैठक में अलग आरएसएस के होते हैं। नेताओं के हिस्सा लेने का क्या मतलब है? फिर इसका क्या मतलब? क्या कह रहे हैं? क्यों, मतलब आरएसएस कोऑर्डिनेट क्यों कर रहे हैं इन तमाम बैठकों को? बताया तो भाई, दोनों के रिश्ते हैं, दोनों को एक दूसरे से ताकत मिलती है। अगर आरएसएस आज बीजेपी को छोड़ दे, अबेंडन कर दे, तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। उसको जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर मिलते हैं वो दरअसल आरएसएस के लोग होते हैं। तो जिससे ताकत मिल रही है, जो आपको यहां तक पहुंचा रहा है, आप ये नहीं कर सकते कि अब हम सत्ता में आ गए, अब आप अलग हटिए। तो उनके भी स्टेक्स हैं। वो अगर बीजेपी की मदद कर रहे हैं सत्ता में आने में, तो किसी सेवा भाव से सिर्फ नहीं कर रहे हैं। उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षा है, उनका एक प्लान है, उनको जो अपने को फैलाने के लिए जो जरूरतें हैं। ठीक है सर, ठीक है।